अब लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे। पिछली लेक्चर में हमारी बात हो गई थी ऑस्मोसिस पर, आज बात करेंगे हम प्लाज्मोलिसिस। उसके बाद टॉपिक क्या दिया है, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस पर बात करने से पहले हम सब कुछ बेसिक वर्ड समझेंगे, बेसिक टर्म समझेंगे। अब देखो दो तीन बेसिक टर्म हमारे पास है। अभी हम प्लाज्मोलिसिस, हमने टॉपिक डाल दिया प्लाज्मोलिसिस, लेकिन अभी हम प्लाज्मोलिसिस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले सीखेंगे ये तीन टर्म हम तुम्हारे सामने लिखने जा रहे हैं। एक है टोनिसिटी। कौन सा टर्म भाई, टोनिसिटी। अगला है डाइल्यूट। तुम्हें पता होगा डाइल्यूट क्या होता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसके बाद क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हम सब बताएंगे शुरू से। कॉन्सेंट्रेटेड। उसके बाद देखना अगला होता है सॉल्यूशन। तीन टाइप के हम देखेंगे। कितने टाइप के सॉल्यूशन देखेंगे, तीन टाइप के। देखो एक सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक। क्या होगा, हाइपरटोनिक। एक सॉल्यूशन होगा आइसोटोनिक और अगला सॉल्यूशन होगा हाइपोटोनिक। क्या सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक। चलो अब देखो एक एक करके बात करते हैं। प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें किस पे बात करनी है, टोनिसिटी क्या होता है। कहीं भी वर्ड टोनिसिटी हो, टोनिसिटी का वर्ड यूज हुआ हो, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। किससे मतलब होता है, रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है भैया, रिलेटेड टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की सोल्यूट की मात्रा कितनी है। अगर कहीं टोनिसिटी वर्ड का यूज हुआ हो तो उसका मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, की उसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अच्छा बताओ, अब दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब होता है जिसमें सोल्यूट की मात्रा, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, जिसमें सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें सोल्यूट को कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। इसमें क्या रहेगा, कम। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट, ये दोनों देखो भाई कंपैरेटिव वर्ड हैं, एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं। तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें सोल्यूट की मात्रा क्या हो, कम हो। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। समझ गए बात को। अब सॉल्यूशन हमने बताया तीन तरीके के हैं। एक है हाइपरटोनिक। टोनिक मतलब टोनिसिटी, टोनिसिटी मतलब रिलेटेड टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। टोनिक का मतलब टोनिसिटी, टोनिसिटी से लिया गया। और टोनिसिटी का क्या मतलब होता है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। हाइपर मतलब ज्यादा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है तभी क्या नाम पड़ा, हाइपर। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को क्या, टॉनिक मतलब टोनिसिटी। तो इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। आइसोटोनिक, आइसो मतलब होता है सेम। देखो ये हमने बोला ये सब कंपैरेटिव वर्ड है, अभी हम सिखा रहे हैं। आइसो का क्या मतलब होता है, सेम। और टॉनिक का मतलब होता है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। आइसो मतलब होता है सेम और टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम। किसके कंपैरिजन में सेम, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझा रहे हैं। हाइपो मतलब होता है कम। क्या होता है, कम। टॉनिक मतलब होता है सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो। अभी बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। चलो हम एक सेल लेते हैं। क्या लेते हैं, हमने बोला हाइपरटोनिक। हम कह रहे हैं हम मोटे हैं, तो कोई किसी ना किसी से कंपेयर करके बोल रहे हैं ना कि कोई और हमसे क्या होगा, पतला होगा। हम लंबे हैं तो किसी से हमने कंपेयर किया। वैसे हाइपरटोनिक, हमने कहा ये सॉल्यूशन गाढ़ा है, तो हमने किसी ना किसी से इसका कंपेयर किया होगा ना। तो ये सब कंपैरेटिव वर्ड है। हमने कहा आइसोटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। मतलब किससे, हमने किसी ना किसी से क्या किया होगा, उसका कंपेयर किया होगा। तो देखो एक हम तीन मान लो चैम्बर ले रहे हैं, 1 2 और 3। अब देखो इसमें हमने एक सेल रखा। क्या रखा हमने, सेल रखा। चलो एक सेल रख दिया। अच्छा
सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा? अच्छा, साइटोप्लाज्म में वाटर प्लस डिसॉल्व मॉलिक्यूल घुले भी होते हैं, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो, हम इसका कॉन्सेंट्रेशन इस सेल के अंदर जो सोल्यूट की मात्रा थी मान लो 5 मोल ले रहे हैं। कितना मोल ले रहे हैं? 5 मोल। और सेम ऐसा इसमें भी ले रहे हैं 5 मोल, सेम ऐसा इसमें भी ले रहे हैं 5 मोल। इतनी बात एकदम क्लियर? 5 मोल 5 मोल 5 मोल, ऐसा हमने माना है समझाने के लिए। अच्छा, अब इसके बाहर का सॉल्यूशन जो है, इसके बाहर इसको हमने रख दिया सॉल्यूशन में। इसमें मान लो एक डब्बा लिया, उसमें क्या किया हमने? सॉल्यूशन डाला, और उस सॉल्यूशन में क्या रख दिया? सेल रख दिया। क्या रख दिया? सेल। ऐसा सेल जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 5 मोल। चलो अब देखना, ये सॉल्यूशन है हमारा, ये हरे से हमने क्या दिखाया? बाहर वाला सॉल्यूशन। ये है सेल के अंदर का सॉल्यूशन। जो सेल के अंदर का सॉल्यूशन है, ये सेल के अंदर पाया जा रहा है सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बाहर पाया जा रहा है। अब देखो हमने क्या कर दिया भैया? बाहर। जब भी हम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक की बात करेंगे तो वहां एक्सटर्नल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, बाहर वाले सॉल्यूशन के बारे में। चलो इधर देखना, हमने तीनों सेल को क्या कर दिया? सॉल्यूशन में रख दिया। सॉल्यूशन में क्या होगा? पानी प्लस सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। अब देखो, यहाँ था हमने ये जो बाहर का सॉल्यूशन लिया था, समझ रहे हो ना? ये जो बाहर का सॉल्यूशन लिया था, इसमें हमने लिया, देखो हमने लिया इसमें, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो था 10 मोल सोल्यूट डाला। कितने मोल सोल्यूट डाला? 10 मोल। अच्छा, उसके बाद यहाँ जो हमने क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सेल अलग है, सेल का कॉन्सेंट्रेशन, सेल के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। अब हम बाहर जिस चैम्बर में रखे हैं उस चैम्बर का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं। हमने देखा भैया इसका कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल था। कितना था? 5 मोल। और इसमें हमने देख लिया, मान लो ऐसा ये प्योर वाटर था, या मान लो प्योर वाटर नहीं था, या मान लो प्योर वाटर होगा तो सोल्यूट की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन हम मान ले रहे हैं कोई ऐसा वाटर था जिसमें जो सोल्यूशन था जिसका कॉन्सेंट्रेशन था 2 मोल। कितना था? 2 मोल। अब आओ देखते हैं, इधर देखो, सेल के अंदर 5 मोल, सेल के अंदर 5 मोल, और सेल के बाहर 10 मोल। तो सेल के अंदर का सॉल्यूशन, इसमें मान लो नमक डाला हमने, छोड़ो मोल और छोड़ो, मान लो 5 ग्राम हमने इसमें नमक डाला, मोल छोड़ो, 5 ग्राम सेल के अंदर नमक है और 10 ग्राम सेल के बाहर नमक है। तो गाढ़ा कौन होगा? गाढ़ा कौन होगा? ये बाहर वाला। तो हम इसे मान ले रहे हैं चाशनी। क्या मान ले रहे हैं? चाशनी मतलब वही सीढ़ा जिसमें जलेबी छाना जाता है। और इस सेल के अंदर ये भी सॉल्यूशन है, क्योंकि प्योर वाटर तो है नहीं। तो इस सॉल्यूशन को हम मान ले रहे हैं कि अब ये बताओ चाशनी, और इसको मान ले रहे हैं हम शरबत। क्या मान ले रहे हैं? शरबत। क्यों? क्योंकि इसमें गाढ़ापन कम है। क्यों गाढ़ापन कम है? क्योंकि हमने क्या किया है? 5 ग्राम नमक डाला है। अब इसमें देखो, या चीनी मान लो, इसमें देखो हमने क्या किया है? 10 ग्राम सोल्यूट डाला या नमक डाला है। तो यहाँ क्या होगा? ये सॉल्यूशन क्या होगा? गाढ़ा। तुम शरबत और चाशनी में अगर ना समझ पाओ तो इसको लिख लो पतला, और इसको लिख लो क्या? गाढ़ा। गाढ़ा नहीं, गाढ़ा। इतनी बात एकदम क्लियर है? अच्छा, अब तुम्हें पता होगा अगर एक चैम्बर है, उसमें एक तरफ चाशनी रखा है और दूसरी तरफ क्या रखा है? शरबत रखा है, तो पानी कहां से कहां जाएगा? पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था। अभी बस बताओ कहां से कहां जाएगा? पानी हमेशा, अच्छा बताओ, सेल पानी की मूवमेंट से पहले सेल का ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है कि नहीं है? तो इसका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मतलब टोनिसिटी, इस और हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। मतलब ये जो चैम्बर है इसका एक्सटर्नल सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा कि नहीं होगा? हाइपरटोनिक। अच्छा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्यों? किसी से हमने कंपेयर किया है। किससे कंपेयर किया है? सेल के अंदर पाए जाने वाले सॉल्यूशन से हमने क्या किया है? कंपेयर किया है। इतनी बात एकदम क्लियर है? तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना। अब देखो इसमें क्या हुआ बताओ, पानी कहां से कहां जाएगा? पानी चाशनी से कहां जाएगा? शरबत की तरफ जाएगा। बिल्कुल गलत है। चलो, हमने बोला था पानी हमेशा जो होता है वो कहां से कहां जाएगा?
पतले से गाढ़े की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? पतले से गाढ़े की तरफ। ये इसमें 10 ग्राम चीनी है मान लो, और इसमें कितना है? 5 ग्राम चीनी है। तो ज्यादा गाढ़ा कौन हुआ? ये। तो पानी सेल से निकल कर बाहर आएगा कि नहीं आएगा? इधर है चाशनी, इधर है शरबत। अब पानी कहां से कहां आएगा? पानी यहां से यहां आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट सुन लो एक बार, पिछली वीडियो में जो हमने बताया था। यहाँ सोल्यूट की मात्रा और यहाँ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में देखो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, मतलब फ्री मॉलिक्यूल इसके कंपेयर में ज्यादा होंगे। यहाँ पर अगर फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है तो रैंडम मोशन ज्यादा होगा, रैंडम मोशन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा कि नहीं? यहाँ वाटर पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ वाटर पोटेंशियल कम। तो हाई वाटर पोटेंशियल से पानी कहां जाएगा? लो वाटर पोटेंशियल। तो पानी क्या हुआ है? निकला है। किससे? सेल से क्या हुआ? पानी निकल गया। अब अच्छा इसमें बताओ पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भैया एक बात बताओ कि ये तुमने क्या लिया? ये तुमने 2 चैम्बर मान लो लिया, यहाँ इतना पानी था मान लो 10 ml और यहाँ 10 ml पानी था। हम पूछ रहे हैं, ये इसको ए नाम दिया, इसको बी। हम पूछ रहे हैं भैया बताओ पानी का डिफ्यूजन ए से बी हुआ कि बी से ए? बता ही नहीं सकते, क्योंकि पानी दोनों तरफ क्या है? सेम है। तो इसमें ऑस्मोसिस, ये नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि पानी अंदर गया कि पानी निकला, नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब देखो तो अब बताओ ये जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन, एक्सटर्नल सॉल्यूशन मतलब बाहर का सॉल्यूशन, ये जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है इसमें तुम बताओ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन, किसका? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। तो इस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का क्या है? सेम है। अच्छा अब देखो सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, तुम इसको ग्राम में लिख लो, मोल छोड़ो अभी। मान लो 5 ग्राम है और बाहर 2 ग्राम है। तो अब बताओ गाढ़ा कौन? अंदर वाला क्या होगा? गाढ़ा। और बाहर वाला क्या होगा? पतला। बाहर वाला क्या होगा? पतला। हमने कहा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। किसके लिए यूज करेंगे? एक्सटर्नल सॉल्यूशन के लिए अभी यूज करेंगे। किसके लिए? एक्सटर्नल सॉल्यूशन। तो बताओ इसका एक्सटर्नल सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है? तो किसी ना किसी से जब हम कहें भैया ये सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक है, तो हमने किसी ना किसी से कंपेयर किया है। यहाँ किससे कंपेयर किया था? सेल के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म से। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे, यहाँ 2 ग्राम है और यहाँ कितना है? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम है, यहाँ 2 ग्राम, मतलब यहाँ का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है कि नहीं है? तो हाइपो मतलब क्या होता है? कम। तो इसे क्या बोलेंगे भैया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब तुम बताओ पानी हमेशा कहां से कहां जाता है? पतले से गाढ़े की तरफ। तो अब यहां तुम्हें बताना है सेल से पानी निकलेगा या सेल में पानी जाएगा? तो क्या होगा आंसर भैया? सेल से पानी निकले। गधे, सेल से पानी नहीं निकलेगा। देखो सेल में पानी जाएगा। क्या होगा? सेल में पानी जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। क्योंकि सेल का कॉन्सेंट्रेशन क्या? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? गाढ़ा। और यहाँ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन पतला। तो पतला होने का मतलब क्या है? यहाँ पर वाटर के फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहाँ के वाटर के फ्री मॉलिक्यूल कम है। तो वाटर के फ्री मॉलिक्यूल कम है यहाँ पर, यहाँ ज्यादा है। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल से कम फ्री मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो देखो अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो बताओ पानी निकल रहा है या पानी जा रहा है? पानी क्या हो रहा है? पानी क्या हो रहा है? निकल। एक्स 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 एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है? निकल। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस 2 टाइप का होता है। एक होता है एंडोस्मोसिस, एक होता है एक्सोस्मोसिस। उसे बोल दिया जाता है एक्सोस्मोसिस। चलो
एक्स मतलब होता है बाहर, एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर। अगर पानी, अच्छा, वाटर के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। हमने बोला दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सऑस्मोसिस, एक होता है एंडोस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? एक्स मतलब बाहर, पानी अगर बाहर निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सऑस्मोसिस। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? एक्सऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्सऑस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ ले भाई कि बताओ एक सेल था, हमने उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो कुछ लोग पूछेंगे सर ये कैसे पता कि अंदर का सेल, अंदर के सेल का कंसंट्रेशन इससे कम है? जब मेरे भाई ये बोल दिया कि सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि हाइपरटोनिक अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सेल का वो क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक मतलब इसमें कंसंट्रेशन कम होगा, एक का ज्यादा एक का कम। अगर दोनों का सेम हो गया तो हाइपर या हाइपो बोलेगा ही नहीं, तो क्या बोल देगा? आइसोटोनिक बोल देगा। तो पानी क्या हो गया भैया? निकल गया, एक्सऑस्मोसिस। उसके बाद अब पूछ ले, अगर हम सॉल्यूशन, अगर हम एक सेल को रखते हैं किसके अंदर? अगर हम एक सेल को रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें रखते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो एक्सऑस्मोसिस होगा या एंडोस्मोसिस होगा? एन मतलब इन, इन मतलब अंदर, तो यहां क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस। इतनी बात एकदम क्लियर है? कुल मिला जुला के भी लास्ट में चार्ट बनवा देंगे। अगर सेल को रखा गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो एक्सऑस्मोसिस होगा, अगर सेल को रखा गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा। क्या होगा? एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस होगा। ये तो हमने ऊपर ऊपर पढ़ लिया। अब एक एक टॉपिक को बात करते हैं डिटेल में। क्या होता है हाइपरटोनिक, क्या होता है हाइपोटोनिक, क्या होता है आइसोटोनिक? चलो इसको लिखो तो तुरंत मिटा रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद लिखो। अब आओ भैया बात करते हैं प्लाज्मो। अभी हमने बताया नहीं प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। प्लाज्मोलिसिस पढ़ा चुके हैं लेकिन टर्म को नहीं क्लियर किया है। प्लाज्मोलिसिस, चलो एक एक करके बात करते हैं। टोनिसिटी मतलब क्या होता है? टोनिसिटी मतलब बताओ क्या होता है? रिलेटेड टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन उसका मतलब होता है। अच्छा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट मतलब होता है पतला, जिसमें सोल्यूट की मात्रा क्या हो? कम हो, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, जिसमें सोल्यूट की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। चलो उसके बाद बताओ एक्सटर्नल सॉल्यूशन कितने टाइप के हमने देखे? 3 टाइप के, हाइपरटोनिक और क्या? आइसोटोनिक और क्या? हाइपोटोनिक। अच्छा अगर हम बात करें हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या हुआ था? हाइपरटोनिक सेल में जो पाया जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, और बाहर वाले किसका ज्यादा होगा? बाहर वाले का ज्यादा होगा, इसीलिए हमने क्या बोला? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में पानी अंदर जाएगा या बाहर जाएगा? पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा, यानी होगा बाहर निकलेगा। अच्छा, पानी हमेशा कहाँ जाएगा? पतले से गाढ़े की तरफ। कहाँ जाएगा? पतले से गाढ़े की तरफ। अच्छा, एक बात ये भी बोल सकते हैं, देखो अभी लास्ट में जब न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, एक वीडियो अलग से बनाएंगे, तो वहां बताएंगे कि पानी जाएगा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। कहाँ जाएगा? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। हाइपो मतलब होता है कम पतला, हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो मतलब कम पतला है, और इसमें हाइपर मतलब होता है ज्यादा, मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब ज्यादा पतला है। तो कहने का मतलब है वाटर का मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा। क्या होगा? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, इसको लिख लेना। अच्छा, उसके बाद हमने बताया आइसोटोनिक। तुम ये बता दो कि आइसोटोनिक में पानी निकलता है या जाता है? कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो नेट ऑस्मोसिस हम नहीं बता सकते। अगर हम पूछ रहे हमने सेल को रख दिया कहाँ? हाइपोटोनिक में। सेल को कहाँ रख दिया है? हाइपोटोनिक में। तो बताओ अगर तुमने सेल को हाइपोटोनिक में रखा है तो पानी निकलेगा या अंदर जाएगा? सेल को अगर रखा हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम गाढ़ा, इसका मतलब ऊपर वाला ज्यादा गाढ़ा होगा, तभी तो इसको हाइपो बोले। तो हाइपो टू हाइपर जाएगा कि नहीं जाएगा? चलो अब एक एक करके बात करते हैं। प्लाज्मोलिसिस, अभी हमारा वर्ड क्लियर नहीं हुआ क्या होता है प्लाज्मोलिसिस, हालांकि हम क्या हो चुके हैं? पढ़ चुके हैं क्या होता है प्लाज्मोलिसिस, लेकिन अभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलो बात करते हैं। पहला हमने क्या बोला? आओ चलो एक बार सेल को रखते हैं किसमें? सेल को रखते, देखो सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन कंटेंट लिखना तो बहुत जरूरी है।
अब बात करते हैं, एक बार सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किसमें रखते हैं? हाइपरटोनिक। हमने लिख दिया भैया, हमने सेल को कहां रखा? सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलो अभी हमने पढ़ाया, फिर हम लिखवा दे रहे हैं इसको लिखाने के चक्कर। मान लो ये क्या था? एक्सटर्नल सॉल्यूशन था। क्या था? एक्सटर्नल सॉल्यूशन ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब किसकी बात? एक्सटर्नल सॉल्यूशन। और इसमें हमने क्या रख दिया? अपना सेल। क्या रख दिया? सेल। अब देखो भाई, मेनली प्लांट सेल की बात हो रही है। किसकी हो रही है? प्लांट सेल की बात हो रही है। तो देखना ये क्या हुआ, इधर हमने रख दिया अपना प्लांट सेल। क्या रख दिया? इसके चारों तरफ क्या भरे हैं? क्या भरे हैं? सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद हमने बताओ यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इससे सेल वॉल से जुड़ा हुआ क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब अंदर न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा, वो सब छोड़ो बात। अब हमने क्या कहा? यहाँ का सॉल्यूशन क्या है? गाढ़ा, और यहाँ का क्या है? पतला। तो पानी क्या होगा? निकलेगा कि नहीं? यहाँ जितने यहाँ पानी वानी भरे होंगे ढेर सारे, तो क्या होगा? सॉल्यूशन, अब पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? पानी बाहर आएगा। भाई एक गुब्बारा, अब गुब्बारे से तुम पानी निकाल रहे हो, तो गुब्बारा पिचकेगा या नहीं पिचकेगा? तो जाहिर सी बात है गुब्बारा क्या होगा? पिचकेगा। अच्छा, इसमें वैक्यूल होते हैं, एक लार्ज सेंट्रल क्या होता है? वैक्यूल होता है। और वैक्यूल जो होता है इसमें क्या भरा होता है? वैक्यूलर सैक, गंदे मटेरियल भरे होते हैं जो सेल के लिए हानिकारक होते हैं, मतलब सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। अब क्या होगा? तो यहाँ भी पानी होगा, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, मतलब गुब्बारे के अंदर गुब्बारा, मतलब एक गुब्बारे, अगर सेल को मान लो गुब्बारा, तो सेल के अंदर एक वैक्यूल, गुब्बारे के अंदर गुब्बारा। चलो अब क्या होगा? पहले हमने कहा सेल को हमने कहाँ रख दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किसमें रख दिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो वाटर मूव इन होगा या आउट होगा? पानी अंदर जाएगा कि बाहर निकलेगा? पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो हम कह सकते हैं वाटर मूव आउट, वाटर मूव आउट, बाहर निकलेगा। सबसे पहले वो पानी तुमसे पूछेगा, सबसे पहले पानी कहां से निकलेगा? तो सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म में यहां से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फर्स्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। कहां से निकलेगा पानी? साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म से पानी निकला, उसके बाद साइटोप्लाज्म से पानी निकलने के बाद अब ये वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर निकल जाएगा। तो पहले पानी कहां से निकलेगा? साइटोप्लाज्म। कहां से निकलेगा? साइटोप्लाज्म। उसके बाद कहां से निकलेगा? वैक्यूल से निकलेगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो ये क्या है? देखो ये मान लो सेल है, अब यहाँ से पानी निकल रहा है, तो सीधा वैक्यूल से पहले थोड़ी ना निकल जाएगा। पहले किससे निकलेगा? ये देखो साइटोप्लाज्म। अब फिर साइटोप्लाज्म से निकला, उसके बाद किससे निकलेगा? वैक्यूल से। तो वाटर मूव आउट, वाटर क्या होगा? बाहर जाएगा। पहले कहां से? फर्स्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, देन फ्रॉम वैक्यूल। कहां से भैया? वैक्यूल। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब बताओ, जब एक गुब्बारा तुमने लिया और उसका पानी निकाल रहे हो, पानी क्या कर रहे हो भाई? निकाल रहे हो। तो एक बात बताओ, वो गुब्बारा श्रिंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाएगा कि नहीं सिकुड़ जाएगा? तो जब वाटर मूव आउट, वाटर बाहर निकल रहा है, तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक। श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़। या कह दो प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या होता है? सेल वॉल के अंदर पाए जाने वाला जो भी मटेरियल होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो ये देखो, सेल वॉल क्योंकि रिजिड होता है, सेल वॉल कठोर होता है, तो सेल वॉल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो हम इसको सिकोड़ दें भैया? चलो हम कर दे रहे हैं। इधर मान लो पानी निकल गया है, पानी निकल गया है, तो देखो अब प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा? ये प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया? छोटा हो गया, सिकुड़ गया एकदम। प्रोटोप्लास्ट अभी इतना बड़ा था, अब क्या हो गया? सिकुड़ गया। क्या हो गया? सिकुड़ गया। चलो देखना भैया, अब कहने का मतलब है प्रोटोप्लास्ट स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम सेल वॉल।
सेल वॉल से दूर चला जाता है। देखो पहले ये सेल वॉल के पास था, अब जब श्रिंक हुआ तो सेल वॉल से क्या हो गया, दूर चला गया कि नहीं चला गया, ऐसा समझ रहे हो ना। चलो अब ये यहाँ का सॉल्यूशन तुम बताओ, गाढ़ा हुआ कि पतला, क्योंकि तुमने क्या किया, अब भाई शरबत था उसमें से हमने सिर्फ पानी निकाला, चीनी निकाला ही नहीं। तो जैसे जैसे तुम पानी निकालते जाओगे, क्योंकि तुम चीनी निकाल नहीं रहे हो, तो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। अच्छा तो सुनो, अब यहाँ का सॉल्यूशन क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। क्या हो गया, गाढ़ा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने का मतलब समझ में आया। अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एक्सऑस्मोसिस होगा कि एंडोस्मोसिस होगा, एक्सऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, वाटर मूव आउट, पहले कहां से निकलेगा, साइटोप्लाज्म से, फिर कहां से निकलेगा, वैक्यूल। अब प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, और किससे दूर चला जाएगा, सेल वॉल से क्या हो गया, दूर चला गया। अब ऐसे सेल को जो श्रिंक हो गया है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटो छोड़ दिया गया, प्लाज्म ले लिया गया। लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, लेकिन यहां लिख गया है रिमूवल। क्या होता है, रिमूवल। तो सेल से साइटोप्लाज्म का निकलना ही क्या कहलाता है, प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। क्या इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। अच्छा, इस प्रोसेस को हमने बोला प्लाज्मोलिसिस, लेकिन इस सेल को अब क्या बोलेंगे, जो सिकुड़ गया है सेल उसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अगर तुम ना बोलना चाहो तो लिख दो श्रंक्ड। श्रंक्ड मतलब क्या होता है, सिकुड़ा हुआ सेल बोल सकते हो, समझ रहे हो ना। चलो ये बातें तो हो गई। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसे, अब अगला है आइसोटोनिक। क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब अगर हम सेल को किस में रख दें, सेल प्लेस्ड इन आइसोटोनिक। अगर हम सेल को रख दें, सेल प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, मतलब सेल का कॉन्सेंट्रेशन, सेल के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, और जो हमने रखा है बाहर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। तो चलो एक डब्बा हमने और ले लिया। अब यहां हमने क्या रखा, बाहर का सॉल्यूशन, और यहां हमने क्या रख दिया भाई, यहां हमने रख दिया सेल वॉल। उसके बाद क्या रख दिया, उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ क्या है, इसका साइटोप्लाज्म। अब हमने कहा यहाँ है कॉन्सेंट्रेशन है मान लो 5 ग्राम, और यहाँ भी 5 ग्राम। तो ना तो पानी नेट ऑस्मोसिस बता नहीं सकते कि बाहर से अंदर कि अंदर से बाहर। जब दोनों तरफ सॉल्यूशन सेम है तो नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा, नो नेट ऑस्मोसिस, दोनों तरफ कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, नो नेट ऑस्मोसिस टुवर्ड कह सकते हैं, ना तो अंदर की तरफ ना तो बाहर की तरफ, टुवर्ड इनसाइड या आउटसाइड। तुम ये नहीं कह सकते कि पानी अंदर से बाहर गया या बाहर से अंदर गया, क्योंकि नो नेट ऑस्मोसिस कोई नेट मतलब क्या होता है, अरे भाई यहाँ के पानी यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के पानी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अब तुम बताओ रिजल्ट तुम्हें बताना है, नेट पानी कहां से कहां गया, आउट से बाहर से अंदर कि अंदर से बाहर, तो तुम बता नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। किस पे है, इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी सेम है कि नहीं है। चलो तो ये किस पे रखे हैं, इक्विलिब्रियम पे। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, ऑस्मोसिस हमने बताया था जब वाटर इंटर करता है अक्रॉस द सेलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और वाटर जब इंटर करता है तो प्रेशर जनरेट करता है, उसे बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल।
और इसी पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल को, प्रेशर पोटेंशियल हमने दो टाइप के बताए थे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल को ही क्या बोला जाता है, टर्गर प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, टर्गर प्रेशर बोला जाता है। अब इसमें नेट ऑस्मोसिस हो नहीं रही है, नेट ऑस्मोसिस हो नहीं रही है, तो टर्गर प्रेशर क्या होगा इसका, जीरो। टर्गर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसमें नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रही है। अच्छा, तो हम एक तुम्हें फॉर्मूला, अरे भैया समझ गए, अरे यार भाई ऑस्मोसिस नहीं हो रही, नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रही है। जब नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रही है तो ऑस्मोसिस की वजह से आता है क्या, प्रेशर, वाटर जब इंटर करता है तो जनरेट होता है प्रेशर पोटेंशियल, और उसी प्रेशर पोटेंशियल को हम ही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल को ही बोला जाता है टर्गर प्रेशर। देखो कभी भी तुम्हें बोलते प्रेशर पोटेंशियल या टर्गर प्रेशर, दोनों का माना सेम मानेंगे। प्रेशर पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। तो यहां पर अरे यार बोला था जब पानी अंदर जाएगा तो मेम्ब्रेन, जैसे ये मान लो श्रंकेंड, सूखा हुआ नहीं मतलब सिकुड़ा हुआ सेल है, अब इसमें पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा तो इसको फैलाएगा, टर्जिट करेगा, तो इसीलिए तो नाम पड़ा था इसका टर्गर प्रेशर। पिछला लेक्चर नहीं पढ़े होगे तो हवा भी नहीं लगेगा, समझ लो ना। चलो अब हमने एक रिलेशन बताया था तुम्हें, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस साइन पी, बताया था कि नहीं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस सोल्यूट प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो यहां तुमसे अब पूछ ले कि ये अब इस सेल को, ऐसा सेल जिसमें नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, इसे बोला जाता है फ्लैसिड सेल। क्या बोला जाता है, फ्लैसिड सेल। अच्छा, ऐसा सेल जिसमें पानी निकल गया उसे बोला जाता है क्या, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ऐसा पानी जिसमें नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, ऐसा सेल जिसमें नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रहा उसे क्या बोला जाता है, फ्लैसिड सेल। क्या बोला जाता है, फ्लैसिड सेल। अब पूछ ले तुमसे, फ्लैसिड सेल के लिए क्या ये फॉर्मूला लग सकता है, साइन डब्ल्यू इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन पी इक्वल टू क्या है, जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन डब्ल्यू इक्वल टू साइन एस। तो फ्लैसिड सेल के लिए क्या होगा, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू साइन एस। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है, अरे बोलो भैया। चलो अब हमने तुम्हें दो सॉल्यूशन में रखा, एक हाइपरटोनिक एक क्या, हाइपोटोनिक। किसमें रखा, हाइपरटोनिक में रखा और फिर हाइपोटोनिक में रखा। अरे अभी हाइपोटोनिक नहीं आया, अभी किसमें रखा, हाइपर और आइसोटोनिक। हमने कहा अच्छा चलो बताओ, साइन एस फ्लैसिड सेल में क्या होगा, साइन डब्ल्यू साइन एस क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है, पूछ लेगा क्यों, तो जाहिर सी बात बताओगे क्या, इसमें प्रेशर पोटेंशियल टर्गर प्रेशर क्या होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है, क्योंकि नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। चलो अच्छा, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो लिख लो भैया, हम हट जा रहे हैं, वीडियो पॉज करो उसके बाद लिखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भैया वीडियो पॉज कर लो, इतना मौका नहीं देंगे कि रुकें, उसके बाद तुम वीडियो पॉज करके लिख लो। तुम्हें बताना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल को किसमें रखेंगे, सेल प्लेस्ड किसमें रखेंगे, अरे भैया सेल को हमने कहां रखा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। तो हमने देखा कोई नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, ना तो इनसाइड ना तो आउटसाइड। ये किस पर है भैया, इक्विलिब्रियम पे है। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी, यहाँ सॉल्यूशन और यहाँ सॉल्यूशन, दोनों तरफ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। चलो उसके बाद हमने बोला कि इस सेल को फ्लैसिड सेल कहा जाता है, और फ्लैसिड सेल में तुम्हें याद रखना है कि फ्लैसिड सेल जो होता है उसमें साई डब्ल्यू और साई एस क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि इसमें साई पी क्या होता है, जीरो होता है। चलो ये बात याद रखना है। उसमें एक बात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखना, अब तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है किसके किसके बीच, देखो सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट यहां सिकुड़ गया है, तो इसके बीच में स्पेस है कि नहीं है। देखो यार, कहने का मतलब है ये है पूरा सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल, और ये है प्रोटोप्लास्ट, क्या है, प्रोटोप्लास्ट। ये देखो सिकुड़ के इतने में हो गया है, ये इन दोनों के बीच में देखो स्पेस पाया जा रहा है कि नहीं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ जो स्पेस है बिटवीन किसके किसके बीच, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल एंड
प्रोटोप्लास्ट के बीच में जो स्पेस है उसमें कौन सा सॉल्यूशन पाया जाएगा? हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक। एक्सटर्नल सॉल्यूशन हमारा क्या है? हाइपरटोनिक। एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक। इतनी बात एकदम क्लियर है? अच्छा, तो कहेगा कौन सा सॉल्यूशन पाया जाएगा? अंदर क्या होगा? इसकी तुलना में अंदर क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा। क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा। इसकी तुलना में हाइपोटोनिक होगा कि नहीं? अरे भैया हम पतले हैं, मतलब कोई मोटा है, हम मोटे हैं, उस किससे मोटे हैं? किसी ना किसी से मोटे होंगे ना, तो कंपैरेटिव वर्ड है। अगर बाहर हाइपरटोनिक है मतलब अंदर क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा। चलो अब पूछेगा कि बताओ ये जो स्पेस है सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में जो स्पेस है, तुमसे पूछेगा कि बताओ उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, तो क्या बताओगे? देखो आंसर इसका है स्पेस बिटवीन, जो स्पेस है यहां पर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो क्यों। अब सुन लो हमसे क्यों। देखो ऐसे एक बात बताओ, अगर यहाँ हाइपोटोनिक है और यहाँ क्या है? हाइपरटोनिक। क्या है? हाइपरटोनिक। अब एक बात बताओ, ये किसका बना है? ये क्या है? हाइपरटोनिक के लिए बैरियर कौन है? हाइपरटोनिक के लिए देखो ये, अरे भैया यहाँ बाहर कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक, यहाँ हाइपोटोनिक। तो बताओ एक बात बताओ, हाइपरटोनिक के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए बैरियर की तरह कौन काम कर रहा है? सेल वॉल। हाइपोटोनिक के लिए कौन का काम कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा बताओ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? सिलेक्टिव परमिएबल। क्या होता है? सिलेक्टिव परमिएबल। और ये तो भाई ये देखो, ये इसे सेमी परमिएबल भी बोल दिया जाता है। तो ये प्लाज्मा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पानी को तो बाहर निकलने नहीं देगा, तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इस बचे हुए जो स्पेस है सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में है, यहाँ दो सॉल्यूशन हो सकता है, या तो सेल से निकल कर आ जाए हाइपोटोनिक, या तो बाहर से चला जाए अंदर हाइपरटोनिक। अब देखो दो लोग बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, आराम से सुनना, तुम चाहो तो सीधा रट सकते हो। दो लोग बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। देखो एक है, आधी आ रही भाई बहुत तेजी से, चलो इधर देखना। दो लोग बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, एक ये सेल वॉल हाइपरटोनिक के लिए बैरियर की तरह काम कर रहा है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइपोटोनिक के लिए बैरियर की तरह काम कर रहा है। और हमने बताया था कि सेल वॉल जो होता है फ्रीली परमेबल होता है, वो सोल्यूट को भी अंदर आने देता है और सॉल्वेंट को अंदर आने देता है, दोनों को अंदर आने देता है। मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। यहाँ का सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक। तो ये अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है ये क्या है? फ्रीली परमेबल है कि नहीं है? इतनी बात एकदम क्लियर है? नहीं समझ में आया? सीधा रखो। क्या स्पेस बिटवीन, जो स्पेस पाया जाता है सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में, वहां कौन सा सॉल्यूशन होता है? वहां होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इतनी बात एकदम क्लियर है? आधी बड़े तेज से आ रही है, लेकिन चलो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अगर आवाज आ रही होगी तो। चलो देख लेंगे हम वीडियो आई है कि नहीं आई है। अब लास्ट हमारा क्या है? हम अच्छा बताओ यहाँ एक्सोऑस्मोसिस होगा कि एंडोऑस्मोसिस होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया। सेल से पानी निकल रहा है तो क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? चलो एक बात और बताएं, इसको मिटाने दो भैया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। हाँ, पहले पानी कहां से निकलेगा? साइटोप्लाज्म से। फिर कहां से निकलेगा? वो फिर निकलेगा वैक्यूल से, और प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा? श्रिंक, सिकुड़ जाएगा और अवे फ्रॉम सेल, सेल से दूर चला जाएगा। चलो सेल से दूर चला गया, ऐसे सेल को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म का क्या हुआ है? रिमूवल हुआ है, मतलब क्या हुआ है? निकला है, साइटोप्लाज्म से पानी निकला है। चलो अब देखना, उसके बाद हमने बताया कि जो स्पेस अब पाया जा रहा है, जो प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ गया है भाई, सेल वॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेल वॉल जो है रिजिड, कठोर है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, उस स्पेस में क्या फील्ड होगा? उस स्पेस में फील्ड होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि आगे अगर हम बढ़ें तो अब हम रखेंगे सेल को किसमें?
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। चलो हम रख दे रहे हैं भैया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमने भैया अपना सेल रख दिया किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। सेल को किसमें रखा? इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलो अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा, सेल में अब तुम बताओ भैया, इतना बढ़ाने के बाद तुम बताओ कि ये मान लो क्या है? एक्सटर्नल सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हमने कहा जब भी बात करेंगे तो किसके रेफरेंस में बात करेंगे? एक्सटर्नल सॉल्यूशन। तो मतलब यहाँ पर सेल वॉल होगा कि नहीं होगा? सेल मतलब सेल रखा होगा कि नहीं होगा? सेल के चारों तरफ सेल वॉल होगा कि नहीं होगा? चलो होगा। और उसके चारों तरफ उस सेल वॉल चारों तरफ से किसको कवर किया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया है। अब देखो इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कौन छोड़ो यार, हाइपोटोनिक मतलब पतला, सीधे बात, नो बकवास, पतला। हाइपरटोनिक मतलब गाढ़ा, गाढ़ा। तुम सीधा चाशनी ले लेना भैया, सीधा चाशनी कर रहे, सीधा चाशनी एक होता है, शरबत और चाशनी ले लेना। चलो पतला, गाढ़ा। हमने कहा पानी कहां से कहां जाएगा? पतले से गाढ़े की तरफ, हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ, तो पानी अंदर जाएगा। तो अच्छा, पानी के डिफ्यूजन को ही अक्रॉस द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है। तो इसमें वाटर डिफ्यूज इन हो रहा है कि आउट, अंदर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं वाटर डिफ्यूज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर वाटर का क्या हो रहा है? डिफ्यूजन, वाटर जा रहा है। तो बताओ जब सेल के अंदर वाटर जाएगा, और एक बात तुम्हें बताएं, ये जो देखो भाई गरज भी रहा है, बरस भी रहा है, आवाज आ रही होगी, हम चेक कर लेंगे बाद में, फिर से वीडियो बना देंगे अगर नहीं आ रहा होगा। देखना, कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मोलिसिस जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? रिवर्सिबल। तुमने सुना होगा अंगूर को लो, उसको सुखा दो, उसको धूप में तुमने सुखवा दिया, अब वो क्या हो जाता है? किशमिश। और किशमिश को फिर रख दो किसमें? पानी में, तो अंगूर तो नहीं होता लेकिन फिर से फूल जाता है वो, समझ रहे हो ना? तो ये अब देखो हमने अंगूर को लिया, उससे क्या कर दिया? पानी निकाल दिया। अब उस अंगूर को प्लाज्मोलाइज्ड अंगूर बोलेंगे क्योंकि उससे हमने क्या कर दिया? पानी निकाल दिया। अब हमने देखा फिर उसको मान लो खीर में डाल दिया या किसी भी चीज में डाल दिया, देखा अंगूर ये किशमिश फूल गया, तो किशमिश फिर से फूल गया, मतलब ये रिवर्सिबल है। और फिर से निकाल के उसे धूप में रख दो, फिर से सूख जाएगा, रिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल है कि नहीं है? तो ऐसे प्लाज्मोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यूजुअली क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसको लिखना भैया, अब गलत कैसे करा देगा? छोटी सी मिस्टेक, क्या होगी? सिली मिस्टेक, क्या कि प्लाज्मोलिसिस रिवर्सिबल के सामने इररिवर्सिबल लिख देगा, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्लाज्मोलिसिस जो होता है, प्लाज्मोलिसिस ये क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे? मान लो प्लाज्मोलाइज जो अभी अभी हमने सुखवा दिया था सेल, उसको हमने क्या कर दिया? सूखा हुआ, सिकुड़ा हुआ सेल हमने कहां रख दिया? मान लो ये सिकुड़ा हुआ सेल है और यहाँ पतला उतला छोड़ो, हम यहाँ प्योर वाटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? प्योर वाटर। अब प्योर वाटर में हमने रख दिया। पतला कौन है? प्योर वाटर। गाढ़ा कौन है? गाढ़ा क्यों है? क्यों गाढ़ा है? क्योंकि ये भाई इससे क्या कर लिया हमने? पानी निकाल लिया, निचोड़ लिया है, तो ये क्या हो गया भैया? गाढ़ा। और ये क्या है? पतला। तो बताओ अब ये है प्लाज्मोलाइज्ड सेल जिससे हमने पानी निकाल लिया है। अब इसको फिर इसमें पानी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अब जब पानी जाएगा तो देखो 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 देखो, देखो जब पानी जाएगा तो ये सेल फूल सेल का भैया सेल वॉल कहेगा हम तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम बने हैं किसके? हम अंबुजा सीमेंट के। अंबुजा सीमेंट नहीं मतलब मजबूत है, ये सेलुलोज का बना है, मजबूत है। तो अब पानी क्या होगा? जैसे पानी देखो ये गुब्बारा है, पानी अंदर गया और फूला और स्पेस बना पानी के अंदर जाने के लिए, और पानी और अंदर गया, देखो हम इसको फुला भी रहे हैं, पानी और अंदर गया और फूला, पानी और अंदर गया और फूला, अल्टीमेटली क्या हो गया? ढेर सारा फूल जाएगा कि नहीं फूल जाएगा? तो वाटर डिफ्यूज इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल
सेल के अंदर वाटर का क्या हुआ, डिफ्यूजन, वाटर का डिफ्यूजन सेल के अंदर हुआ। अब देखो तो प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो लिख सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मतलब लगाना, ये जब पानी अंदर जाएगा तो प्रेशर लगाएगा कि नहीं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय कौन, साइटोप्लाज्म, ये पूरा जो सेल के अंदर मटेरियल है साइटोप्लाज्म, ये पूरा प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, साइटोप्लाज्म या लिख दो प्रोटोप्लास्ट। हमारी वीडियो देख लेना, अगर प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म, साइटोसॉल ये सब के बारे में डिफरेंस नहीं पता होगा तो वीडियो यूट्यूब पर देख लेना, वो सब पढ़ा कि साइटोसॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसॉल क्या होता है, ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये सब देख लेना। प्रोटोप्लास्ट देखो, अच्छा तो प्रेशर लगाया जा रहा है, देखो प्रेशर लगाया जा रहा है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट द्वारा। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अरे इसी सेल वॉल को हटा दो, बाकी जो बचा हुआ क्या है, मटेरियल है, उसे क्या बोलेंगे, सेल का, उसे बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। अच्छा अब अच्छा किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, हम देखो हम ताकत लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, दीवार के अगेंस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, किसके खिलाफ हम ताकत लगा रहे हैं, दीवार के खिलाफ लगा रहे हैं ताकत। तो एक बात बताओ, अगर हम दीवार के खिलाफ ताकत लगा रहे हैं, किसके खिलाफ, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट, किसके खिलाफ, ये इधर ऐसे लगाएगा कि नहीं, देखो इधर देखो प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द वॉल, रिजिड वॉल, वॉल के अगेंस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, और इसी प्रेशर को क्या बोला जाता है, इसी प्रेशर को बोला जाता है प्रेशर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, इसी प्रेशर को बोला जाता है प्रेशर पोटेंशियल या प्रेशर पोटेंशियल या टर्गर प्रेशर, इसी को क्या बोला जाता है, प्रेशर पोटेंशियल या टर्गर प्रेशर। वाटर जब अंदर जाएगा, जब वाटर अंदर जाएगा तो वॉल के अगेंस्ट क्या लगाएगा, वॉल के अगेंस्ट क्या लगाएगा, प्रेशर, और उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल या क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। टर्गर मतलब सेल को टर्जिट कर देगा, फुला देगा, एकदम सेल को क्या कर देगा, फुला देगा, टर्जिट कर देगा, तो उसे क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान देना, एनसीईआरटी ने क्या किया है, हमने कहा प्रेशर पोटेंशियल, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल को ही क्या बोल सकते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। अब एनसीईआरटी ने दो बहुत बारीकी से अगर पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, कहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल, इसे कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वहां पर लिखा है, इसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। उसके बाद कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट, इसे बोला होगा वहां पर क्या, प्रेशर पोटेंशियल। क्या बोला होगा, प्रेशर पोटेंशियल। तुम अपनी एनसीईआरटी उठाओ, वहां देखो पेज नंबर जाओ 182 182, वहां पर लिखा होगा, जाओ 1 2 तीसरे पैराग्राफ पे जाओ तो वहां लिखा होगा 1 2 3 तीसरे लाइन पे जाओ तो कह रहा है वाटर डिफ्यूज इनटू सेल, वाटर कहां गया, सेल के अंदर, कॉजिंग कराएगा क्या, साइटोप्लाज्म बिल्ड अप प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। साइटोप्लाज्म क्या लगाएगा, सेल वॉल के खिलाफ क्या जनरेट, बिल्डअप मतलब बनाएगा, क्या जनरेट करेगा, प्रेशर, और उस प्रेशर को क्या लिखा होगा, टर्गर प्रेशर। फिर देखो दूसरी लाइन से फिर स्टार्ट किया नए सिरे से, कह रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लगाया गया प्रोटोप्लास्ट द्वारा। अब यहाँ साइटोप्लास्ट को प्रोटोप्लास्ट लिख दिया, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, जो वाटर के एंट्री की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ है। प्रोटोप्लास्ट मतलब होता है ये सेल मेम्ब्रेन सहित जो प्रेशर लग रहा है उसे बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है न्यूक्लियस को छोड़ के उसे बोलते हैं साइटोप्लास्ट।
उसे क्या लिखा है, उसे लिखा है क्या बोलते हैं, रिजिड सेल वॉल के खिलाफ जो प्रेशर लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। देखो भैया इतना कुछ बारीक बारीक सा कुछ है नहीं, बस एनसीईआरटी में लिखा, हमने लिख दिया दोनों टारगेट प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट को भी क्या मानेंगे, सेम। लेकिन हाँ दिमाग में ये बात को रख लेना है कि एनसीईआरटी ने ये बात लिखी है कि प्रेशर जो है वो जो साइटोप्लाज्म द्वारा लगाया जाएगा और टारगेट प्रेशर, हम ये नहीं कर रहे हैं अलग अलग है, हम बस ऐसे मेंशन कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में लिखा है। चलो, और प्रोटोप्लास्ट द्वारा जो हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन एनसीईआरटी में 2 बार उसी लाइन को लिखा है तो इसीलिए हमने भी बता दिया। साइटोप्लाज्म द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा ट्रिगर प्रेशर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कहीं पर भी, कहीं का ऐसा डेफिनेशन मत बना लेना। चलो, और प्रोटोप्लास्ट द्वारा जो है वो क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। कुल मिला जुला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर के एंट्री से, किसके, वाटर के एंट्री से जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट जो सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगाता है उसे ट्रिगर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। अब यहाँ प्रेशर लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसका साइन पी होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ क्या होता, अच्छा अब इस सेल को क्या बोलते हैं जानते हो, इस सेल को बोलते हैं, सेल फूल जाएगा कि नहीं, स्वेलन, सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और इस सेल को बोला जाता है, अच्छा ऐसा सेल जो सिकुड़ गया था उसे बोले थे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोले थे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और उस प्रोसेस को क्या बोले थे, प्लाज्मोलिसिस। अब इसमें प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या हो रहा है, फूल जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे, डी मतलब होता है रिमूवल, अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल का रिमूवल हो गया, रिमूवल का मतलब क्या, मतलब अभी प्लाज्मोलाइज्ड सेल था अब फूल गया, तो उसे क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, लाइज्ड सेल। इतनी बात एकदम क्लियर, या और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलिसिस। क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलिसिस। जिस प्रोसेस द्वारा सेल डीप्लाज्मोलाइज्ड हुआ है, सेल के अंदर पानी गया, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलिसिस। अब आते हैं फिर से, एक बात हमने बोला था कि साइन W इक्वल टू क्या होता है, साइन S प्लस साइन P। तो यहाँ पर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, आइसोटोनिक में प्रेशर एग्जिस्ट, ट्रिगर प्रेशर 0 था, और यहाँ पर प्रेशर है, तो प्रेशर है तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, साइन W प्लस साइन W इक्वल टू साइन S प्लस साइन P। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब मिटाते जा रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, बताते जाना है। चलो, अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा सेल तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा कि एक्सोस्मोसिस होगा, क्या होगा, एंडोस्मोसिस, मतलब सेल के अंदर पानी जा रहा है। अच्छा, प्लाज्मोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल है भैया। देखो हमने क्या किया, इस प्लाज्मोलाइज्ड जो सूखा सेल था उसको प्योर वाटर में, प्योर वाटर मतलब हाइपोटोनिक में रख दिया, अब क्या होगा, वाटर अंदर चला जाएगा, फिर से फूल गया, फिर हाइपरटोनिक में रखेंगे, फिर पानी निकल के सिकुड़ जाएगा, तो ये बार बार सिकुड़ना, फूलना, फिर सिकुड़ना, फिर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल है। चलो, उसके बाद कह रहा है, हम जानते हैं जैसे ही इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तुरंत पानी अंदर जाएगा कि नहीं, अगर पानी अंदर जाने की वजह से प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं, तो प्रेशर एक्सर्टेड, किसके द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, प्रोटोप्लास्ट, और किसके द्वारा लगाया जाएगा, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लास्ट द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसे कहा जाएगा ट्रिगर प्रेशर, या क्या बोल दिया जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल बोल दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा सेल जो फूल चुका उसे क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। अच्छा, डीप्लाज्मोलाइज्ड उसे क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे, या अब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलिसिस। क्या बोलेंगे, डीप्लाज्मोलिसिस। चलो एक बात बताओ, देखते हैं कितना तुम्हें तैयार हुआ है। आओ बात करते हैं। देखो भैया, हम अब चार्ट बना रहे हैं, क्या चार्ट नहीं, चार्ट क्या बनाने जा रहे हैं, हाँ प्रोसेस। एक है प्लाज्मोलिसिस, एक है डीप्लाज्मोलिसिस। चलो अगला भी है, उसका नाम ना जानो। अच्छा तुम बताओ, इसमें सॉल्यूशन कौन सा लिया जाएगा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन। प्लाज्मोलिसिस कराने के लिए एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, हाँ ये बताना है,
हाइपरटोनिक होना चाहिए, हाइपरटोनिक। और इसमें क्या होना चाहिए, हाइपोटोनिक। अच्छा एक कंडीशन हमने और बताई थी, आइसोटोनिक, वो वाली भी कंडीशन देख लेते हैं, आइसोटोनिक। तो अगर तुम्हें प्लाज्मोलिसिस मतलब पानी को निकलवाना है, वाटर को निकलवाना है, तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ई फॉर एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हाइपरटोनिक। और ये इसमें डीप्लाज्मोलाइज्ड कराना है तो क्या होना चाहिए, हाइपोटोनिक होना चाहिए। चलो अब बात कर रहे हैं कि हाइपरटोनिक में बताओ ऑस्मोसिस किस टाइप का होगा, ऑस्मोसिस एंडोस्मोसिस होगा कि एक्सोस्मोसिस होगा, पानी बाहर निकलेगा कि पानी अंदर आएगा, तो पानी क्या होगा इसमें बाहर निकलेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। चलो हमने लिख दिया भैया एक्सोस्मोसिस, क्या लिख दिया, एक्सोस्मोसिस। उसके बाद इसमें क्या होगा, एंडोस्मोसिस, पानी क्या होगा अंदर जाएगा, एंडोस्मोसिस। अच्छा इसमें क्या होगा, कोई नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा, कोई नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा। उसके बाद एक बात बताओ, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब एक बात हम बता रहे हैं कि एक बात बता रहे हैं, चलो अभी याद आएगा तो एक बात कुछ स्किप कर रहे हैं, अभी याद आएगा बीच में हम तुम्हें बता देंगे। अभी अच्छा टर्गर प्रेशर की वजह से, चलो सुन लो, टर्गर प्रेशर की वजह से सेल का ग्रोथ होता है कि नहीं होता, तो इससे पहले वाले जहां लाइन लिखे हो वहां लिख लेना, टर्गर एनसीईआरटी में मेंशन है, ये जो टर्गर प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है सेल के इनलार्जमेंट। टर्गर प्रेशर जनरेट होगा तो सेल में स्पेस बढ़ेगा तो पानी और अंदर आएगा, तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट मतलब क्या होता है, बड़ा होना, एनलार्जमेंट ऑफ सेल। सेल के एनलार्जमेंट के लिए या सेल के ग्रोथ के लिए टर्गर प्रेशर जिम्मेदार है कि नहीं, टर्गर प्रेशर आएगा मतलब अंदर ज्यादा जगह बनेगा, और ज्यादा जगह बनेगा तो क्या होगा, पानी और ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब हमने क्या किया, इसको लिख लो, टर्गर प्रेशर जो होता है जिम्मेदार होता है किसके लिए, एनलार्जमेंट ऑफ सेल या एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ, एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल, कुछ ऐसे लाइन लिखा है ना। अब हम बात करते हैं एक बात कि ये हमने तो तुम्हें दो डिफरेंस बता दिया कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, हाइपरटोनिक, इसमें हाइपोटोनिक। अच्छा इसमें जो सेल होगा उसे क्या बोलेंगे, इसे, अच्छा इसमें बताओ इसके सेल को क्या बोलेंगे, इसके सेल को क्या बोलेंगे, इसके सेल को बोला जाएगा कौन सा सेल, इसके सेल को बोला जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोला जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और इसको क्या बोला जाएगा, डीप्लाज्मोलाइज्ड। इसे श्रंकेड मतलब क्या होता है, सिकुड़ा हुआ सेल बोला जाएगा, और इसे क्या बोला जाएगा, डीप्लाज्मोलाइज्ड, या बोला जाएगा टर्जिड सेल। क्या बोला जाएगा, टर्जिड सेल। और इसे क्या बोला जाएगा, फ्लैसिड सेल। ऐसा सेल जिसमें नेट ऑस्मोसिस नहीं हो रहा उसे क्या बोला जाएगा, फ्लैसिड सेल बोला जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बोला जाएगा, क्या फ्लैसिड सेल बोला जाएगा। चलो अब एक चीज होता है डीपीडी, क्या होता है, डीपीडी, उसको सुनना, पहले इसको जल्दी से लिखो, इसको हम बता रहे हैं डीपीडी। चलो आगे बढ़े। अच्छा एक बात जो कह रहे थे स्किप कर रहे हैं वो ये है कि अगर तुमसे सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो वह इससे पहले ही लिखना, अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि प्लांट सेल को हमने एक बार हमने लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या लिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब किसी के रेफरेंस में कहा होगा, रेफरेंस मतलब दूसरा वाला जो इसमें जो जिस सेल को इसमें रख रहे हैं उस सेल का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो हाई और पानी कहाँ जाता है, हाइपो टू हाइपर। कह रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा, एक बार प्लांट सेल रखा इसमें, एक बार एनिमल सेल रखा। सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था, वहां ह्यूमन का आरबीसी रख दिया था, मतलब एनिमल सेल है। अब पूछेगा कि बताओ कौन फट जाएगा कौन नहीं फटेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल फटेगा या एनिमल सेल फटेगा या दोनों नहीं फटेगा। तो सुनो भैया,
प्लांट सेल डू नॉट रप्चर, डू नॉट रप्चर, ये फटेंगे नहीं। क्यों नहीं फटेंगे? क्योंकि इनके चारों तरफ रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिजिड सेल वॉल पाया जाता है। तो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंडेड इलाके में है। क्यों? क्योंकि इनके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है? सेल वॉल पाया जा रहा है। ये हद से ज्यादा फूल नहीं सकते, हद से ज्यादा फूल नहीं सकते। तो इसीलिए प्लांट सेल में पानी अगर ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो हाइपो से पानी कहाँ जाएगा? हाइपर। तो ये क्या होगा? फूलेगा। अगर सेल वॉल ये क्या है? इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल होने की वजह से ये फटेगा नहीं। क्यों नहीं फटेगा? क्यों नहीं रप्चर होगा? ड्यू टू रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल होने की वजह से फटेगा नहीं। लेकिन एनिमल सेल क्या होगा? एनिमल सेल क्या हो जाएगा? ये फट जाएगा, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता। तो वो बड़ा फूलता हुआ जाएगा, फूलता हुआ जाएगा, फूलता हुआ, उसे कोई रोकने वाला है नहीं। अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो ये बातें हो गई। अब हमें देखो, इसमें हमें एक चीज ऐड करना है, इसको लिख के छोड़ना, इसमें हमें कुछ ऐड करना है अभी इस चार्ट में। चलो अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक, तो बताओ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हमने क्या रखा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपो मतलब कम, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या रखा? प्लांट सेल रखा। तो प्लांट सेल फटेगा या नहीं फटेगा? प्लांट सेल डू नॉट रप्चर। क्यों नहीं रप्चर होगा? क्यों नहीं रप्चर होगा? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें सेल वॉल पाया जा रहा है। अच्छा, एनिमल सेल रप्चर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाया जाता। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब अगला टॉपिक स्टार्ट। अगला टॉपिक नहीं, कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं। देखो हम न्यूमेरिकल के लिए बेस बना रहे हैं, ताकि न्यूमेरिकल जब लगवाए ना तो मतलब ऐसे धड़ाधड़ क्वेश्चन निकालो। तो न्यूमेरिकल के लिए अभी हम बेस बनवा रहे हैं। अभी इकट्ठा जब न्यूमेरिकल सेशन पे बात करेंगे तो इकट्ठा सारे हमने कॉन्सेप्ट को ऐड कर देंगे। तो चलो, एक होता है डिफ्यूजन प्रेशर। क्या होता है? ये कौन सी बला है, इसको समझते हैं। क्या? डिफ्यूजन प्रेशर। चलो, जिसे बोला जाता है डीपी। क्या बोला जाता है? डीपी, जो रोज चेंज होती रहती है। डिफ्यूजन प्रेशर। क्या? डिफ्यूजन प्रेशर। देखो भैया, अगर हम तुमसे बात करें कि हमने क्या रखा है? 2 चैम्बर रखा है। क्या रखा है? 2 चैम्बर। डिफ्यूजन प्रेशर, किस प्रेशर से डिफ्यूजन हो रहा है? डिफ्यूजन में कितना प्रेशर है? हमें पता है कोई चीज का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है कि नहीं होता है? अरे भैया, अब हमें कोई धक्का दे रहा है, हम दोनों लोग ऐसे खड़े हैं और धक्का, वो भी धक्का दे रहा है, हम भी धक्का दे रहे हैं। हम लगा रहे हैं 10x का प्रेशर, वो लगा रहा है 8x का प्रेशर। तो हमारा प्रेशर ज्यादा, उसका प्रेशर कम है, तो उसको हम धक्का दे देंगे कि नहीं? बिल्कुल दे देंगे। तो अगर हमने कह दिया भैया ये कोई सॉल्यूशन है और इसमें डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? ज्यादा है, और इसमें डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? कम है। तो पानी का मूवमेंट कहां से कहां होगा? तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ होगा कि नहीं होगा? तो इस बात को भी न्यूमेरिकल के लिए याद रख लेना कि वाटर का मूवमेंट जो होता है, वाटर का मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है? हाई डिफ्यूजन, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर। क्या होता है? हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ होता है। चलो, ये बातें तुम न्यूमेरिकल के लिए संभाल के रख लेना एकदम। अब एक बात आता है, एक बात और होती है यहाँ पर, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट नाम की कौन सी कला है? सर डिफ्यूजन प्रेशर तो समझ गए, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा। अब एक और बला है, कौन सी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। अच्छा, मान लो ये क्या था भैया, ये ले लो, हमने 2 चैम्बर लिया और इसमें मान लो डिफ्यूजन प्रेशर इसमें था, डिफ्यूजन प्रेशर था 10x और इसमें डिफ्यूजन प्रेशर था 10x, दोनों में 10x। भाई तुम नाप लो ना यार, पास्कल में नाप लो, मेगा पास्कल में नाप लो, बार में नाप लो प्रेशर, लेकिन हम x मान ले रहे हैं। चलो, क्या मैथ वाले सिखा दिए ना, ना आए कुछ ना आए x
तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है 10x और यहां भी क्या है 10x है, दोनों तरफ 10x है। अच्छा इधर से हम डालने लगे सोल्यूट, क्या डालने लगे सोल्यूट, और इधर से भी हमने डाला सोल्यूट। अब हमने सोल्यूट डाला तो बताओ, अच्छा डिफ्यूजन प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो डिफ्यूजन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जितने ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल होंगे वाटर के उतना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा। अब हमसे देखा नहीं गया ये बात, हमने क्या किया भैया सोल्यूट डालना स्टार्ट कर दिया, दोनों में सोल्यूट डाला। हमने सोल्यूट डाला, बताओ अगर सोल्यूट डालेंगे तो फ्री मॉलिक्यूल कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सोल्यूट डालने पे मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो फ्री मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कम। अगर फ्री मॉलिक्यूल कम हो गया, फ्री मॉलिक्यूल क्या हो गया, कम हो गया, तो एक बात बताओ अगर फ्री मॉलिक्यूल कम हो गया तो डिफ्यूजन प्रेशर भी कम होगा कि नहीं? तो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई है कि नहीं आई है? मान लो यहाँ हमने ऐड किया था 2 ग्राम सोल्यूट और यहाँ हमारा डिफ्यूजन प्रेशर 2 ग्राम घट गया, तो बचा कितना भैया 8। डिफ्यूजन प्रेशर हमारा बचा कितना, पहले 10 था, 10x था डिफ्यूजन प्रेशर, अब 2x घट गया, क्या डालने से, सोल्यूट डालने से 2x घट गया, बचा कितना 8x। अब हमने इसमें डाला मान लो भैया 5x, कितना डाला 5 ग्राम डाला मान लो, तो ये अब 10x से कितना आ गया 5x भैया डिफ्यूजन प्रेशर में क्या हो गया, कमी हो गया। पहले यहाँ डिफ्यूजन का प्रेशर था 10x, अब बचा क्या 10x से कितना बचा 5x बचा, क्या बचा 5x बचा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो एक बात बताओ अब डिफ्यूजन प्रेशर हाई कहाँ है? यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर हाई है और डिफ्यूजन प्रेशर कहाँ है, लो यहाँ, क्योंकि भैया इसमें पहले आराम से सुनना नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ क्या है डिफ्यूजन प्रेशर 10x था, यहाँ भी 10x था। हमने कहा सोल्यूट डालोगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे बाउंडेड, और मॉलिक्यूल अगर बाउंडेड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ हमने मान लो 2 ग्राम का सोल्यूट डाला और डिफ्यूजन प्रेशर 2x माइनस कर दे रहे हैं हम, देखो माइनस मतलब घट गया, 10x पहले था, सोल्यूट डालने से 2x घट गया, बचा कितना 8x, होगा कि नहीं। यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर था 10x, यहाँ हमने 5 ग्राम सोल्यूट मतलब ज्यादा सोल्यूट डाला तो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा घटेगा, 5x घट गया, मान लो 5x बचा। तो अब पानी अभी तक नहीं बता सकते थे कि नेट मूवमेंट कहाँ होगा, लेकिन अब बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या है इसमें 2 ग्राम सोल्यूट है, इसमें 5 ग्राम, तो ये पतला है, ये क्या है गाढ़ा, पतले से गाढ़े की तरफ। हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन, या इसका प्रेशर ज्यादा है तो पानी कहाँ जाएगा, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर। सर समझा तो ये रहे थे, कहाँ भटक गए, चलो बता रहे हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हो। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या इसे बोला जाता है सक्शन प्रेशर, क्या बोला जाता है सक्शन प्रेशर। कभी कभी क्वेश्चन DPD ना लिख के लिखा होगा, तुम्हें SP सक्शन प्रेशर लिख दिया होगा, तो घबराना नहीं। चलो आओ भैया इधर देखना, इधर यहाँ DPD, बस हम चाहे तो डायरेक्ट रटवा दें तुम्हें, अभी बोलेंगे, अगर नहीं समझ में आए डायरेक्ट रट लो, क्योंकि ये NCERT नहीं दिया है सब, लेकिन न्यूमेरिकल में यूज होता है। यहाँ बताओ कितने मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में कितना कमी आया है 2, और यहाँ DPD डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, बताओ यहाँ DPD कितना आया है 5x, कितना आया है 5x। तो यहाँ देखो इस वाले चैम्बर में डिफ्यूजन प्रेशर में कमी कितने का आया है 2, और यहाँ पर कितने का आया है 5 का आया है। तो इसका मतलब पानी का मूवमेंट, हम कहेंगे भैया अगर लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, मतलब लो DPD है, इसका मतलब अच्छी बात है, क्योंकि उसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी बहुत कम आया है। लो DPD का मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर में कमी कम आया है। हाई DPD है मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में कमी ज्यादा आया है। जैसे यहाँ देखो इसका क्या है, लो DPD है कि नहीं है, लो, इसको समझना भैया आराम से, लो DPD मतलब यहाँ क्या हुआ है, लो DPD, इसके डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट क्या हुआ है कम, और यहाँ क्या है
हाई डीपीडी, इसके डिफ्यूजन प्रेशर में डीपीडी, इसके डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में क्या हुआ है, इसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी ज्यादा आया है। तो अब भी क्या पानी का मूवमेंट चेंज हो जाएगा? पानी का मूवमेंट अभी यही कंडीशन है ना, कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ। तो अब इस सेंस में देख लो, पानी का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। यही हम तुम्हें बताना चाह रहे थे। अगर ये बात इतनी बकवास नहीं समझ में आई हो तो सीधा तुम इसको रट लेना, समझ रहे हो ना। चलो हाँ, हमने क्या कहा, वाटर का मूवमेंट हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर, लेकिन फिर हमने बोला लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट से हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। समझ में आ गई बात? लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट अगर है मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में कमी क्या हुई है, कम हुई है, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर अभी ज्यादा है और इसके कंपेयर में। और हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है मतलब डिफ्यूजन के प्रेशर में ज्यादा कमी आया है। तो यहाँ डिफ्यूजन का प्रेशर ज्यादा घटा है और यहाँ कम घटा है। तो इसका मतलब पानी हमेशा अगर कह दिया जाए लो डीपीडी, मतलब यहाँ पानी क्या हुआ है, प्रेशर क्या हुआ, डिफ्यूजन का कम घटा है और यहाँ ज्यादा घटा है। तो ज्यादा घटा मतलब इसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा घट गया, मतलब ज्यादा कम हो गया, और इसका डिफ्यूजन प्रेशर अभी भी इससे ज्यादा है। तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर, लेकिन अब यहाँ लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। बस दो बातें तुम्हें रखनी है, क्या क्या, वाटर का मूवमेंट जो होता है हाई डीपी से क्या होता है, लो डीपी, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर। उसके बाद तुम्हें याद रखना है ये क्या होता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। समझ गए बात को? बस बात खत्म। चलो अच्छा, अब देखो जनरली ऐसा होता है कि सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने बताया था क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं, सेल में जो ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, क्या क्या बोलते हैं भैया, ओपी मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वो जो होता है ज्यादा होता है टर्गर प्रेशर से। किससे ज्यादा होता है, फिर कहेंगे, अगर नहीं याद होगा रट लेना सीधा। तो इसीलिए अब दोनों इसी दोनों, कभी क्या होगा, टर्गर प्रेशर बहुत कम होगा, कभी होगा थोड़ा कम होगा, तो मतलब कम होगा। तो डीपीडी जो होता है इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। डीपीडी मतलब क्या होता है, चलो इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी रटना है तुम्हें सीधा। डीपीडी इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं इस सेल का, ये मान लो कोई सेल है, इसका कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कौन डिसाइड करता है, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, कुछ ना कुछ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा। अच्छा, हमने कहा तुम्हें डीपीडी निकालना है, डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट निकालना है, डिफ्यूजन प्रेशर में कितनी कमी है ये निकालना है। तो ये सेल है, इसमें कुछ ना कुछ पानी होगा जो टर्गर प्रेशर लगा रहा होगा। अच्छा, ट्रिगर प्रेशर ये वॉल के अगेंस्ट लगाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वॉल भी लगाएगा। अरे भैया जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी हमें धक्का देता, पड़े हो कि नहीं पड़े हो? चलो, तो कुछ ना कुछ ट्रिगर प्रेशर होगा और डिफ्यूजन प्रेशर जाहिर सी बात होगा। और हमें क्या पता लगाना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में क्या कमी। तो हम क्या करेंगे, अगर टर्गर प्रेशर कम हो जाए कैसे भी तरीके से, ये ऑस्मोटिक प्रेशर था, इसमें से अगर टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूट की वजह से आ रहा था ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर इसमें से टर्गर प्रेशर कैसे भी कम हो जाए, तो टर्गर प्रेशर कम होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होगा कि नहीं। डिफ्यूजन के टर्गर प्रेशर कैसे कम होगा, सुनो, टर्गर प्रेशर कैसे कम होगा भैया, वाटर हम निकाल देंगे, वाटर जाने की वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ता है, टर्गर प्रेशर डेवलप होता है। अगर वाटर निकलेगा तो टर्गर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, और कितना टर्गर प्रेशर कम होगा वही डिसाइड करेगा कि डिफ्यूजन प्रेशर में कमी कितनी आएगी। क्योंकि टर्गर प्रेशर कम होने का मतलब है पानी निकल रहा है, और पानी निकल रहा है मतलब उसमें क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है मतलब उसमें फ्री मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कम। और हमने कहा फ्री मॉलिक्यूल कम होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है, नहीं समझ में आया होगा सीधे रखो, क्योंकि इसको समझने वाला भी नहीं है। डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। ये एक जनरल फॉर्मूला है, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। हमने समझाने की कोशिश की अपने लेवल पर, अगर नहीं समझ में आया भाई तो सीधे रख लो इसको। चलो
अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको जल्दी से लिख लो, इसको पूरा लिखो, वीडियो को पॉज करके लिखो। हो गया, चलो हट गया एकदम बोर्ड से। अब हमने तुम्हें बताया, फिर से एक बार हम बता रहे हैं, डिफ्यूजन प्रेशर मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन प्रेशर, वाटर का मूवमेंट अगर इस सेंस में देखा जाए तो हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर। और उसके बाद हमने बताया डीपीडी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर या सक्शन प्रेशर भी बोल देते हैं। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर में कितनी कमी आई है। अगर ज्यादा कमी आई है तो मतलब ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर घटा है, अगर कम कमी आई है मतलब कम डिफ्यूजन प्रेशर घटा है। तो कहने का मतलब ये है वाटर का मूवमेंट जो होता है हाई डीपी से हाई डीपी से लो डीपी हो, तो हमने बताया था। लेकिन अब अगर डीपीडी के रेफरेंस में बात करें तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। उसके बाद हमने बताने की कोशिश की कि डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। क्या होता है, क्योंकि टर्गर प्रेशर जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा ही डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट कमी आएगी। टर्गर प्रेशर किसकी वजह से आता है, पानी जाने की वजह से। तो पानी निकलेगा तो टर्गर प्रेशर भी निकलेगा, चलो टर्गर प्रेशर भी कम होगा। हमने बोला था, अच्छा बताओ, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में हमने बोला था कि पहले एक एक कंडीशन देखते हैं। यहाँ डीपीडी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे। अच्छा, डीपीडी का फॉर्मूला क्या होता, ओपी माइनस टीपी। तो क्या यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस, अभी देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। यहाँ भी क्या होगा, डीपीडी जनरल फॉर्मूला है इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। थोड़ा झिला रहे हैं तुम्हें क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, और न्यूमेरिकल कोई एनसीईआरटी में एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं आता, इसीलिए थोड़ा ज्यादा तुम्हें पढ़ा रहा है। चलो एक बात बताओ, इस सेल में कोई ना कोई तो पहले इस सेल था, कोई ना कोई टर्गर प्रेशर रहा होगा कि नहीं रहा होगा। मान लो 5x का टर्गर प्रेशर लग रहा था, पानी एंट्री हुई थी पानी की वजह से। अब ये प्रेशर धीरे धीरे पानी निकल रहा है तो टर्गर प्रेशर धीरे धीरे कम हुआ, 0 पे आ गया। अब पानी और निकल गया सेल से, पानी क्या हो गया, और निकल गया सेल से, तो ये माइनस में चला जाएगा कि नहीं, टर्गर प्रेशर ये माइनस में चला गया कि नहीं चला गया। तो भैया यहाँ देखिए प्रेशर कहाँ चला गया, माइनस में। किसमें, तो यहाँ टर्गर प्रेशर क्या होता भैया, माइनस में होता है, माइनस में टर्गर प्रेशर होता है। क्योंकि प्रेशर भाई प्रेशर माइनस में हो ही नहीं सकता है, प्रेशर मतलब कुछ ना कुछ तो प्रेशर है। लेकिन जब भाई हमने बोला था कि जब प्रेशर 0 आया और भी निकल गया जो प्रेशर अंदर था तो माइनस में चला गया, समझ रहे हो ना। चलो अब यहाँ पर जो टर्गर प्रेशर होता है ये वाला टर्गर प्रेशर पॉजिटिव टर्गर प्रेशर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सेल क्या हो गया, फूल गया, सेल के अंदर पानी जा रहा है तो टर्गर प्रेशर अभी पॉजिटिव में है। पॉजिटिव हम वैल्यू कोई नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पर टर्गर प्रेशर हमने बताया था क्या होता है, टर्गर प्रेशर 0 होता है। अब देखो तुमसे पूछ सकता है, सबसे पहली बात क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि बताओ टर्गर प्रेशर जो होता है वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टर्गर प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर टर्गर प्रेशर क्या होता है, किसमें, टर्जिट सेल में टर्गर प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव। और फ्लैसिड सेल में क्या होता है टर्गर प्रेशर, ये तो एनसीईआरटी ने पूछा है। चलो उसके बाद क्या होता है, 0। अब फॉर्मूले में सेट करो भैया, डीपीडी इज इक्वल टू क्या है, ओपी माइनस यहाँ पर टर्गर प्रेशर क्या है, माइनस, तो माइनस टीपी लिखा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ओपी प्लस टर्गर प्रेशर। इसको फील भी दे सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बाहर हो सकता है, ये बहुत ज्यादा बाहर हो जाएगा। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए या श्रंकन मतलब सिकुड़े हुए सेल के लिए डीपीडी इक्वल टू क्या होगा, ओपी प्लस टीपी होता है। क्या होता है, ओपी प्लस टीपी। और देख लेते हैं डीपोलराइज करें, डीपोलराइज नहीं, डीप्लाज्मोलाइज्ड या टर्जिट सेल के लिए क्या होता है, डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। और यहाँ पर क्या है, प्लस टीपी है, तो भैया प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो डीपीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी प्लस माइनस 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 टीपी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं यहां पर भैया टीपी डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी क्या है, 0। टर्गर प्रेशर क्या है, 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीपीडी इक्वल टू 0। बहुत ज्यादा पढ़ा दिया हमने, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। न्यूमेरिकल लगाओगे तो पूछ सकता है क्वेश्चन, यहां से हमने थोड़ा इसलिए थोड़ा बाहर पढ़ाया है, समझ रहे हो ना। न्यूमेरिकल में कोई बाहर अंदर
नहीं होता, कहीं से भी पूछ सकता है। जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो बताएंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है? मुझे लगता है इतनी बातें क्या होगी, एकदम क्लियर होगी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इसको मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटाएंगे हम। बताओ प्लाज्मोलिसिस, बोलते जाओ। अच्छा हट जाए, हो गया। चलो प्लाज्मोलिसिस, हमने बोला डी प्लाज्मोलिसिस। अच्छा हमने बोला एक तरफ हम रखेंगे क्या, सॉल्यूशन लेंगे क्या, हाइपरटोनिक, दूसरी तरफ क्या लेंगे, हाइपोटोनिक, एक तरफ क्या लेंगे, आइसोटोनिक। अच्छा सेल को अगर हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल को क्या अगर हाइपरटोनिक लेंगे तो उसमें क्या होगा, पानी निकलेगा। अगर क्या लेंगे, हाइपोटोनिक लेंगे तो उसमें पानी जाएगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। हाइपोटोनिक में एंडोस्मोसिस होगा। और आइसोटोनिक में कुछ नहीं होगा। आइसोटोनिक सेल को क्या बोलेंगे, फ्लैसिड सेल बोलेंगे। और इसके सेल को क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक वाले सेल को टर्जिट सेल बोलेंगे। और इसको क्या बोल सकते हैं, श्रंकन सेल बोल सकते हैं, सिकुड़ा हुआ सेल बोल सकते हैं। उसके बाद हमने बताया इसमें क्या होगा, टर्गर प्रेशर निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें जीरो। तो फॉर्मूला भी हमने सेट कर दिया सीधा, dPd = OP + TP। और उसके बाद इसमें क्या होगा, dPd = OP - TP। उसके बाद यहाँ क्या होगा, dPd = OP। बस आइसोटोनिक पे इतनी बात एकदम क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक बात करते हैं इस लेक्चर का, इम्बाइबिशन। क्या होता है, इम्बिबिशन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इम्बाइबिशन बोलते हैं, तो कुछ भी बोल दो भैया। चलो ये तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इम्बाइबिशन कुछ नहीं पढ़ा है, हमारी क्लास में हो मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता है। चलो बात करते हैं अगले टॉपिक पे, इम्बाइबिशन। क्या होता है इम्बाइबिशन, चलो देखते हैं एक एक करके। इम्बाइबिशन देखना, अगर हम इम्बाइबिशन की बात करें, क्या बात करें, इम्बाइबिशन, उससे पहले हमें एक चीज समझना होगा जो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, दो टर्म होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हम लिख दे रहे हैं, एक टर्म होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक होता है एडजॉर्ब करना, एक होता है एब्जॉर्ब करना। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो देखो क्या होता है। मान लो ये कोई सॉलिड सरफेस था, क्या था, सॉलिड सरफेस। यहां पर क्या होगा, सॉलिड सरफेस पे मान लो कोई लिक्विड आया, क्या आया, लिक्विड आया, और इसके सॉलिड सरफेस पे क्या हो गया, चिपक गया। क्या हो गया, चिपक गया। बड़ा ऊपर ऊपर बता रहे, एकदम एक्चुअल नहीं बता रहे, जिससे तुम्हें क्या हो जाए, समझ आ जाए थोड़ी सी। चलो तो इसे बोलेंगे एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे भैया, एडजॉर्प्शन। और अगर ये मान लो कोई सेल था, ऐसे सुन लो भैया, एक्चुअल नहीं बता रहे हैं तो अभी बता दोगे सर गलत बता रहे थे, गलत नहीं बता रहे थे हम, एक्चुअल नहीं, तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। ये मान लो एक सेल है, इस पे कोई लिक्विड आया और यहाँ ऊपर ही चिपक गया। क्या हो गया, ऊपर चिपक गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। सरफेस पर रहेगा। अगर ये सरफेस के अंदर आया और ये सरफेस के अंदर आएगा, पानी में आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लो कोई मॉलिक्यूल था, घुल गया, तो उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो ना, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है, सुनो अब एक्चुअल सुनो, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है जो क्या हो जाए, सॉल्यूशन बना दे, घुल जाए, पानी में घुल के सॉल्यूशन बना दे। और एडजॉर्प्शन मतलब होता है जो सरफेस पे रहे, वो घुले ना। समझ रहे हो ना। चलो अब हमारी भाषा में सुनो, इजी भाषा में। अब एडजॉर्प्शन मतलब क्या होता है, अगर सरफेस पे रहे तो उसे क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। अगर अंदर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सेल के अंदर चला जाए, सॉल्यूशन बना ले, घुल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, ये छोड़ो, एब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया ना, यहाँ एक बार यूज किया इसीलिए हम बोल दे रहे हैं। चलो इम्बाइबिशन मतलब होता है, ये भी क्या होता है, इम्बाइबिशन जो होता है ये भी एक स्पेशल टाइप का ही डिफ्यूजन है। क्या है, ये भी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है लेकिन स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन का, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, देखो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है इम्बाइबिशन जो होता है एडजॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में बार बार उसको एब्जॉर्प्शन लिखा है। तो जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा वही हम भी लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
एब्जॉर्प्शन भैया लिख रहे हैं हम। और ये कौन सी इम्बाइबिशन जो होती है, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, अभी तुम खुद बताओगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन, क्या एब्जॉर्प्शन, इधर देखना किसके द्वारा, बाय सॉलिड द्वारा। किसके द्वारा एब्जॉर्प्शन कराने भाई, सॉलिड द्वारा। और सॉलिड में क्या, पत्थर वाला सॉलिड नहीं, कोलॉइडल सॉलिड, कोलॉइडल सब्सटेंस से हम क्या करा रहे हैं भैया, एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, वाटर का। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉलिड पार्ट या कोलॉइडल पार्ट से हो तो उसे क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन। जैसे तुमने देखा होगा चना, क्या देखा होगा, चना। ये देखो भाई, अब कुछ लोग कहेंगे सर चना तो क्या होता है, चना तो अंदर तक पानी जाता है। तो कहने का मतलब भैया, और यहाँ आपने तो ऊपर तक ही रखा है, तो ये कह रहे हैं इम्बाइबिशन एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। तो भैया ये है चना, क्या है चना। चने के चारों तरफ क्या होगा, एक कोट होगी, उसके अंदर प्रोटीन भरा होगा कि नहीं, प्रोटीन। अच्छा अभी तुम खुद बताओगे। हमने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन में सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन मतलब मान लो अगर किसी किंट्री हो, वो पानी में मिक्स हो जाएगा और सॉल्यूशन बना देगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। और लेकिन एब्जॉर्प्शन में हमने बताया मिक्सिंग नहीं होती। मान लो ये क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हम दूर दूर बना दे रहे हैं, ऐसा दूर दूर नहीं पाया जाता है। चलो अब इसमें वाटर आया अंदर, कुछ लोग कहेंगे अंदर घुस गया सर। अरे भैया पानी के साथ, प्रोटीन के साथ मिक्स नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि चना खाते हो तो चने का एक सॉल्यूशन तुम्हें मिलता है। क्या होता है, पानी, उसमें पानी क्या रहता है, पानी ऐसा नहीं घुल मिल जाता है और सॉल्यूशन बना देता, पेस्ट के फॉर्म में चना खा रहे हो, चना चने के फॉर्म में होता है। तो क्या होता है, ये सरफेस, देखो पानी आया और ये सरफेस पे रहा। कहाँ रहा भैया, सरफेस पे पानी आया, मतलब प्रोटीन में मिक्स नहीं हुआ, ये सरफेस पे रहा। तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर प्रोटीन के साथ मिक्स हो जाता तो वो होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो ना। चलो अब ये आएगा, तो बताओ हमने चने को क्या किया, पानी में डाला, तो पानी उसके अंदर जाएगा कि नहीं, सरफेस पे रहेगा, भले ही मिक्स नहीं होगा लेकिन अंदर जाएगा कि नहीं। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा कि नहीं, जब इस चने ने पानी को एब्जॉर्ब किया तो इस सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं, अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड ने क्या किया, सॉलिड में कौन, कोलॉइडल, एब्जॉर्प्शन किया, जिससे क्या हो गया, इंक्रीज द वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज, अंदर का एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। इसके कुछ एग्जांपल, अरे यार बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सीड हो गया, चने का सीड हो गया, ड्राई वुड हो गया, सूखी लकड़ी। तुम कभी देखे होगे अगर कि बरसात में क्या होती है, लकड़ी फूल जाती है, लड़की नहीं, लकड़ी क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्यों, क्योंकि भाई वो क्या है, हाँ लकड़ी है। अब क्या होगा, बारिश हुआ तो क्या करेगा, सूखा हुआ, क्या है, सूखा हुआ लकड़ी है। अब उसने क्या कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा अंदर का कि नहीं, और सरफेस एरिया बढ़ा, अब दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा है, अब क्या करें, दरवाजे को काटना पड़ा। चलो कहने का मतलब है जितना ज्यादा सूखा होगा उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। अभी इसका रीजन भी बताएंगे हम तुम्हें, क्योंकि ग्रेडियंट वाला कुछ मामला बताया था कि नहीं, अभी फिर से बताएंगे। अच्छा इसका यूज जानते हो, इम्बाइबेशन का यूज किया जाता था बहुत मानवता से पहले, प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत पहले वाले लोग करते थे, प्री हिस्टोरिक इसका यूज किया जाता था। किसका, इम्बाइबेशन का यूज किया जाता था, यूज्ड बाय, कौन यूज करता था, प्री हिस्टोरिक मैन। और जानते हो इम्बाइबेशन प्रोसेस का यूज करते थे पत्थर तोड़ने के लिए, टीली तोड़ने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे तोड़ने के लिए, इम्बाइबेशन का कैसे यूज किया जाता था, तो सुनो, यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक मैन, क्या करने के लिए, टू स्प्लिट मतलब तोड़ने के लिए, टू स्प्लिट क्या तोड़ने के लिए, रॉक कह दो या बाउल्डर मतलब क्या होता है, टीला उला। कैसे इम्बाइबेशन का यूज करते थे, चलो देखते हैं। मान लो ये पहाड़ है, कोई क्या है, पहाड़। पहले बम तो होता नहीं था कि वहां बम फेंक दिए भैया पूरा टूट गया पहाड़, ऐसा तो होता नहीं था जैसे आज के जमाने में होता है। तो ये मान लो पूरा चट्टान है, क्या है, चट्टान को फावड़े लेके तो खोदेंगे नहीं भाई, चट्टान दमदार है। तो इसमें क्या किया, एक दरार बनाया, क्या बनाया, दरार, छोटी सी दरार बनाया, और उस दरार में क्या डाल दिया, लकड़ी। क्या डाल दिया, उस दरार में डाल दिया लकड़ी। ये पूरा चट्टान है, उस दरार में क्या डाल दिया, लकड़ी। और यहां इन्होंने डाला पानी, क्या डाला, पानी। बताओ, पानी डाला, सूखी लकड़ी थी, पानी डाला, या बरसात हुई या कैसे भी करके आर्टिफिशियल पानी डाला, या मान लो बरसात के सीजन में इन्होंने डाला, कुल मिला जुला के पानी पड़ा।
पानी अगर पड़ा तो ये लकड़ी फूलेगा कि नहीं? लकड़ी फूला, फिर उसको क्या कर दिया, और अंदर ठोक दिए, और पानी डाले, फिर और फूला। कुल मिला जुला के क्या हुआ, जब लकड़ी फूला तो प्रेशर जनरेट करेगा कि नहीं, प्रेशर प्रोड्यूस होगा कि नहीं? तो प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाई, कौन प्रोड्यूस करेगा? प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाई सॉइल एंड फूला हुआ लकड़ी। फूला हुआ लकड़ी क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। पहले मान लो एक चट्टान था, उसमें हमने क्या किया, लकड़ी डाला, लकड़ी में पानी डाला, अब लकड़ी फूलेगा, लकड़ी फूलेगा मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा, मतलब ऐसे धीरे धीरे सरफेस एरिया बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, चट्टान क्या हो जाएगा, फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? बिल्कुल चट्टान फट जाएगा। तो इम्बाइबिशन प्रोसेस का यूज जो होता था, कौन लोग करते थे? प्री हिस्टोरिक मैन, इतिहास से पहले वाले मैन, जो क्या करते थे, वो जानते, वो अच्छा क्या तोड़ने के लिए, रॉक और बाउल्डर तोड़ने के लिए, वो जानते थे कि प्रेशर प्रोड्यूस करे स्वेलन, फूली हुई लकड़ी क्या होगा, फूली हुई लकड़ी क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रेशर, और चट्टान क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब अगला देखते हैं। अच्छा, अगर हम सीड को डालते हैं कहाँ, जर्मिनेट करते हैं, सीड को अगर हम जर्मिनेट करते हैं सॉइल में, तो उसमें अंकुर निकलता, अंकुरित होता है कि नहीं, सीडलिंग निकलता है कि नहीं निकलता है? वो सीडलिंग किसकी वजह से निकलता है? इम्बाइबिशन प्रोसेस। अगर इम्बाइबिशन प्रोसेस ना हो तो वो सीडलिंग नहीं निकलेगा। तो चलो हम कह सकते हैं एमर्जिंग, एमर्जिंग मतलब निकलना, एमर्जिंग ऑफ सीडलिंग, एमर्जिंग ऑफ सीडलिंग आउट ऑफ सॉइल, आउट ऑफ सॉइल मतलब सॉइल से बाहर, सॉइल से बाहर जो निकल रहा है सीडलिंग, वो किसकी वजह से निकल रहा है? इम्बाइबेशन। अगर इम्बाइबेशन नहीं होगा तो सीडलिंग नहीं निकलेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं ये इम्बाइबेशन जो प्रोसेस होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। कितने बातों पे डिपेंड करता है? दो बातों पे डिपेंड करता है। वो बात, चलो सबसे पहले इस बात को हम मिटाना चाहेंगे, लास्ट टॉपिक है ये, इस बात को मिटाना चाहेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। उसके बाद जो होता है इसमें क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है कि नहीं होता है? किसके द्वारा? सॉलिड। कौन सा? पत्थर वाला सॉलिड नहीं, कौन सा? क्लोइडल वाला सॉलिड। क्लोइडल वाला सॉलिड, क्लोइडल मतलब क्या होता है, जैसे क्या हो गया, प्रोटीन का बना हुआ प्लांट का पार्ट हो गया, या स्टार्च का हो गया, या सेलुलोज का हो गया, ये सब पत्थर वाले सॉलिड थोड़ी ना है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये जब इंक्रीज करेंगे क्या, वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा वॉल्यूम इंक्रीज। इसका एग्जांपल क्या देख सकते हो, सीड और सूखी लकड़ी। जितना ज्यादा सूखापन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इम्बाइबेशन। सर इस बात को कैसे कह रहे हैं, अभी बता रहे हैं। बताओ, ये इम्बाइबेशन प्रोसेस का यूज किया जाता था पहले इंसानों द्वारा, क्या करने के लिए, क्या तोड़ने के लिए, चट्टान या बाउल्डर तोड़ने के लिए, टीले उले तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर प्रोड्यूस होगा किसके द्वारा, कौन सी लकड़ी, सूखी, ये जो लकड़ी है वो क्या करेगी, प्रेशर प्रोड्यूस करेगी। तो प्रेशर प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा और चट्टान क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इमर्जिंग ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग भी नहीं निकलेगा अगर इम्बाइबेशन की प्रोसेस नहीं होगी। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, इम्बाइबेशन जो होता है ये डिपेंड किस पे करता है, आधारित किस पे होता है, डिपेंड ऑन, देखो दो बातों पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे यार कोई नई बात थोड़ी ना है। एंड चलो पहले समझाते हैं वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसके बाद एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है लगाव, किसके किसके बीच, देखो किसके किसके बीच, बिटवीन एडजॉर्बेंट। अब यहां समझना क्या कहना चाह रहा है, एडजॉर्बेंट एंड लिक्विड। मान लो भैया ये कोई सॉलिड या कोलॉइडल सरफेस है, और यहां पर क्या होना है, एडजॉर्प्शन। क्या होना है, एडजॉर्प्शन। और किसका होना है, लो भाई ये लिक्विड हमने ले लिया, इस लिक्विड का होना है एडजॉर्प्शन, मतलब सरफेस पे आके चिपक जाएगा। इसका क्या होना है, एडजॉर्प्शन। तो इसके एडजॉर्प्शन होने की प्रोसेस को इम्बाइबेशन बोलते हैं। कितनी बातों पे डिपेंड करता है, दो बातों पे करता है। हमने बताया था वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने दो चैम्बर लिया, एक में वाटर पोटेंशियल है 5, मान लो -5, और दूसरे में वाटर पोटेंशियल है -5। तो बताओ नेट मूवमेंट कहां होगा, नेट मूवमेंट कहां होगा, नहीं बता सकते क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है ना यार, डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा चलो ऐसे ले लो भैया,
एक तरफ है 5 ml पानी इधर और ये दूसरी तरफ है 5 ml पानी। तो बताओ अब दोनों में 5 ml पानी इधर है 5 ml पानी इधर है, बताओ पानी कहां से कहां जाएगा, ए से बी कि बी से ए, बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं है ना। अगर हमने कह दिया यहाँ है 2 ml पानी और यहाँ है 5 ml पानी, तो तुरंत तुम कह दोगे पानी कहाँ जाएगा, 5 ml से 2 ml की तरफ, क्योंकि यहाँ तुम्हें कितने का डिफरेंस दिखा, 3 का डिफरेंस दिखा। तो भैया अगर यहाँ इसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट, इस सरफेस को बोलते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट मतलब जिस जहां पर लिक्विड का एब्जॉर्प्शन होना है, एब्जॉर्प्शन होना उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। यहां पर आके उसे चिपकना उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। उस सरफेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, जहां लिक्विड का एडजॉर्ब होना है। चलो और ये क्या है भैया, लिक्विड। अब हमने कहा एडजॉर्बेंट में है साइन W है -5 और यहां भी लिक्विड का है मान लो साइन W -5 सॉल्यूशन के साथ मान लो यार। तो अब क्या होगा भैया, दोनों में क्या है बताओ, मूवमेंट कहाँ होगा, इम्बाइबेशन कहाँ होगा, नहीं होगा ना। कम से कम डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहला होता है क्या, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस नहीं होगा भैया, हमने यहाँ बताया 5 ml 2 ml तो डिफरेंस है, तो कह दे रहे हो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, लेकिन हम कह रहे हैं दोनों में सेम है, तो पानी कहाँ जाएगा, कहीं से कहीं नहीं जाएगा। अब भैया एफिनिटी लगाओ किसके किसके बीच, एडजॉर्बेंट मतलब ये सरफेस और लिक्विड के बीच में। बताओ भैया यहीं पर इनको जाके चिपकना है और ये कहते हैं हमें तुमसे लगाव ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। तो भैया इम्बाइबेशन नहीं हो पाएगा। तो लगाव भी होना चाहिए, लिक्विड और एडजॉर्बेंट के बीच में लगाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इम्बाइबेशन जो होता है वो डिपेंड करता है, बस सीधे याद रख लेना दो चीजों पर, एक किस पे, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा एफिनिटी, किसके किसके बीच, बिटवीन एडजॉर्बेंट और लिक्विड के बीच में। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, अगला टॉपिक थोड़ा सा है, किस पे बात करते हैं, बात कर लेते हैं हम इम्बाइबेशन कैपेसिटी कि किसकी कितनी कैपेसिटी है इम्बाइब करने की, चीजों को सोखने के लो अंदर लेने की। इम्बाइबेशन कैपेसिटी या पावर बोल दो। तो देखो भाई सबसे ज्यादा इम्बाइबेशन कौन करता है, प्रोटीन। कौन करता है, प्रोटीन। उसके बाद करता है स्टार्च, उसके बाद करता है सेल्यूलोज। कौन करता है, सेल्यूलोज। तो सबसे ज्यादा इम्बाइबेशन कैपेसिटी किसके पास होती है, प्रोटीन, स्टार्च, उसके बाद स्टार्च, उसके बाद सेल्यूलोज। लेकिन अगर तुमसे कहीं कहीं देखो लिखा है अगार अगार, क्या लिखा है, अगार अगार, अगर दे दे अगार अगार, जैसे कर्नाटका सीईटी में 2010 में 2010 या 9 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ कौन सा सब्सटेंस है जिसके पास हाई इम्बाइबेशन कैपेसिटी है। तो अगार अगार जो होता है तब अगार अगार लगाएंगे, अगर अगार अगार नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, प्रोटीन, उसके बाद स्टार्च, उसके सबसे कम सेल्यूलोज। तो अगार अगार क्या होता है, अगार अगार अपने वेट का, अपने वजन का लगभग 99% ज्यादा पानी को इम्बाइब कर सकता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये अगार अगार लगा देंगे, अगर ऑप्शन में है तो अगार अगार लगाएंगे, नहीं तो प्रोटीन, स्टार्च और सेल्यूलोज में देखेंगे। चलो अब पूछ ले किसमें इम्बाइबेशन नहीं हो सकता, थोड़ा सा बाहर पढ़ा रहे हैं, लिग्निन। लिग्निन में इम्बाइबेशन नहीं हो सकता क्योंकि लिग्निन जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसका वाटर से प्रेम ही नहीं है। फोबिक मतलब फोबिया, डर, मतलब वाटर हेटिंग होता है, वाटर से कोई लगाव ही नहीं है। और इम्बाइबेशन किस पे डिपेंड करता है, एफिनिटी। लिक्विड और एडजॉर्बेंट मतलब सरफेस पे क्या होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। इसका लगाव ही नहीं है तो क्या इम्बाइबेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, लिग्निन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, तुम बताओ इम्बाइबेशन जो होता है वो कितनी बातों पर डिपेंड करता है भैया, दो बातों पर, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट और क्या, एफिनिटी। किसके किसके एफिनिटी, बिटवीन किसके किसके एफिनिटी होना चाहिए, एडजॉर्बेंट और लिक्विड के बीच में। उसके बाद बताया हमने इम्बाइबेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें होता है, प्रोटीन और स्टार्च, सेल्यूलोज। अच्छा अगर अगार अगार हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम, अगार अगार को देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसमें नहीं होता इम्बाइबेशन, किसमें नहीं होता, लिग्निन, क्योंकि इसकी एफिनिटी ही नहीं होती। किसके प्रति, एडजॉर्बेंट से इसकी एफिनिटी ही नहीं होती।
चलो क्यों नहीं होती, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटर होता है, वाटर से नफरत करने वाला होता है। अब लास्ट लाइन हम बात कर रहे हैं, जो ऑस्मोसिस में एक दो लाइन छूट गया था उसको देख लेना। अच्छा तुम बताओ, प्लांट सेल जो होता है उसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है कि नहीं? प्लांट सेल जो होता है उसके पास क्या पाया जाता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। देखो भैया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या पाया जाता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। चलो वैक्यूल को दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। इधर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कभी कभी पढ़ाया था ये वैक्यूल 90% तक सिर्फ अंदर का सरफेस एरिया वैक्यूल ऑक्यूपाई कर सकता है, 90% तक बताया था हमने। अच्छा तो प्लांट सेल में क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इस वैक्यूल के अंदर भरा होता है सैप। क्या भरा होता है? मटेरियल। उसे बोलते हैं क्या? वैक्यूलर सैप। अब यही पूछ लेगा कि वैक्यूलर सैप जो होता है, अगला लाइन वहां पर लिखा है कि ये कंट्रीब्यूट करता है, मदद करता है, कंट्रीब्यूट द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल। मतलब सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल में क्या करता है? कंट्रीब्यूट, योगदान देता है। कैसे? मान लो यहां पर नमक की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। मान लो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा हाइपोथेटिकल बता रहे हैं ये सब। और इसने क्या कर लिया भैया? नमक की मात्रा क्या कर लिया? अपने अंदर ले लिया। मान लो ऐसा कोई केमिकल बना था जो पानी में घुलने वाला था, पानी में घुलेगा तो मतलब फ्री मॉलिक्यूल क्या होगा? कम होगा। तो सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन ज्यादा निगेटिव में चाह रहा था ये वैक्यूलर, ये वैक्यूल्स जो होता है ये क्या करता है? मदद करता है किसको? मेंटेन करने में सेल के सेल के साइज को। कैसे? मान लो यहाँ कोई केमिकल था, ज्यादा हो गया, अब सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव जाने लगा, ये भैया क्या ले लिया? अपने अंदर ले लिया। तो सेल के सोल्यूट पोटेंशियल को मेंटेन किया कि नहीं किया? कंट्रीब्यूट किया कि नहीं उसके सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल में? किया कि नहीं? अब लास्ट लाइन इसमें देख लेना, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये देखो लाल वाला सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल से कुछ लोग कहेंगे सर बाहर चला गया, अरे बाहर नहीं गया भैया, समझ लो ना। सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है किसका? सेल का। और इसका जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल सिंगल होता है, डबल होता है? सिंगल होता है, बताया था। इसे क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। बस इसको सीधे याद रख लेना। ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन या आउट, मतलब अंदर या बाहर, आउट ऑफ सेल। इतनी बात एकदम क्लियर है? मतलब सेल के अंदर क्या आएगा, सेल से बाहर क्या जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल का मेम्ब्रेन। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो इसको लिख लो, उसके बाद लेक्चर खत्म। देखो कहने का मतलब है, सुनो, प्लांट सेल में बड़े से वैक्यूल पाए जाते हैं। वो वैक्यूल में क्या होता है? वैक्यूलर सैप होता है, और वो वैक्यूलर सैप कंट्रीब्यूट करता है किसमें? सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल। उसके बाद हमने बताया क्या? सेल मेम्ब्रेन जो होता है। अब सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल जो होता है, मतलब टोनोप्लास्ट, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस सेल के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल आएगा और सेल से बाहर कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।